So today we are taking interview of ऋषभ here. तो ऋषभ ने अपना UGC नेट क्वालिफाई किया है सोशियोलॉजी में 2025 जून का. यस So ऋषभ कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही प्राउड फील कर रहे हैं कि डिफरेंट बैकग्राउंड होते हुए भी मैंने सोशियोलॉजी में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है मैम। राइट. सो ये मैं हाईलाइट करना चाहूँगी इस चीज़ में कि ऋषभ का जो यहाँ पर बैकग्राउंड है वो बीटेक है, दैट टू इन इलेक्ट्रिकल, राइट. इलेक्ट्रिकल और उसी के साथ साथ ऋषभ अभी मास्टर्स के सेकेंड ईयर में है सोशियोलॉजी के. एंड इट इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट कि एक स्टूडेंट ने जो इतना क्यूरियस था और उसने अपनी मास्टर्स पूरी होने से पहले एंड डिस्पाइट कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड यहाँ पे क्वालिफाई करा. तो ऋषभ, ये जो आपका ये जर्नी था, ये बीटेक से स्विच करना ह्यूमैनिटीज़ के लिए, ये कैसे हुआ, क्या आया था आपके मन में? मैम, व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ माय बीटेक आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस. So there was some optional subject we have to choose it in the civil service. Then I researched many subjects. Like that time I'm pursuing BTech in electrical. Electrical is also was optional in the UPSC civil service for optional. Right. But मैम एक होता है ना, टेक्निकल पढ़ते पढ़ते थोड़ा माइंड पूरा टेक्निकल हो जाता है. तो आई वांट टू स्विच फॉर ह्यूमैनिटी. So I researched many subjects. Like before sociology, I was choosing anthropology. Okay. But when I was choosing anthropology, then I thought that it was something like study of human being existence. That mainly related to biology. Then I thought that ये हम सब्जेक्ट चूज नहीं कर सकते. Okay. फिर मैंने सोचा कि सिविल सर्विस में ऐसा कोई सब्जेक्ट जो रिलेवेंट हो, तो सोशियोलॉजी में लगा कि अच्छा भी लग रहा है थोड़ा, और स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी था. उस समय मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, तो मुझे अच्छा लगा कि एक सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर यूजीसी नेट का सिलेबस भी देखेंगे सोशियोलॉजी में सारा एस्पेक्ट बात करेगा. पॉलिटिक्स, रिलीजन, आपका एजुकेशन, जो इकोनॉमिक, हर एक सब्जेक्ट उसमें रिलेट करता है. तो मुझे अच्छा लगा कि ये कहीं ना कहीं लिंकिंग वाला सब्जेक्ट लग रहा है मुझे, कि हर किसी भी चीज को देखना है तो पूरे डायमेंशन से देखें. अगर पॉलिटिकल साइंस वाला देखेगा तो केवल पॉलिटिकली से देखेगा, लेकिन सोशियोलॉजी तो डिफरेंट है. तो ये हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि इसमें डिफरेंट बैकग्राउंड का एक हम क्या करेंगे, एक मिक्सअप करेंगे. ये इसीलिए मैंने एंड ऑल्सो देयर इज दिस थिंग जो मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ कि आप क्यूरियस बहुत थे इतने डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए. एंड प्लस स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, ये सब हम बहुत डेप्थ में पढ़ते हैं यूजीसी नेट के अंदर. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि आपने अभी मेंशन किया कि आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. तो सिविल सर्विसेज और यूजीसी नेट में एक फैक्चुअल और सब्जेक्टिव का बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है. अब हम ऑब्जेक्टिव देते हैं यूजीसी नेट में, लेकिन जो बच्चा सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करता है उसके लिए लिखने की प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है. तो बैलेंस कैसे बनाया आपने इन दोनों? मैम, मैं तैयारी तो सिविल सर्विस का अभी भी कर रहा हूँ. तो उसमें क्या है, सब्जेक्टिव, सारी चीजें सब्जेक्टिव. तो जब ऑब्जेक्टिव देखता था तो कहता था ये तो आ ही रहा है मुझे, ये तो आ ही रहा है. तो वो काफी इजी हो गए थे मेरे लिए ऑब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव तो ज्यादा कठिन है. सोशियोलॉजिकली किसी चीज को लिखना मुझे ज्यादा कठिन, उसमें ज्यादा मैंने फेस किया था कई सारे डिफिकल्टी. उसमें मैंने कई सारे आंसर भी लिखा, कई सारे उसमें लगाए, तब जाके मुझे थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर बना. तो जब ऑब्जेक्टिव देखा तो ये तो मुझे लग रहा था ये तो इजी हो जाएगा. इसमें तो केवल चीजें को पता करना है, कौन सा एक की पॉइंट है, बस तुरंत टिक कर दे. वो ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड लगती है कि जो बच्चे पहले से ही इस बैकग्राउंड से होते हैं उनके माइंड में ऑलरेडी बहुत सारी नॉलेज होती है. बट आपने अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया सोशियोलॉजी के बेसिक्स को समझते हुए. सो ये बेसिक को समझना और सब चीज़ों में आपका फिर वो क्लब होना सब्जेक्टिव नॉलेज को, डिड इट हेल्प यू इन दिस केस कि आपने पहले बेसिक समझा, फिर सब्जेक्टिव में आपने ऑब्वियसली कोटेशंस और थिंकर्स के जो कोटेशंस है उसको याद किया होगा सब्जेक्टिव में लिखने के लिए. ये मैम, रहा तो बात थिंकर का, तो मैम जब मैं सोशियोलॉजी स्टार्ट किया था अपने फाइनल ईयर में, तो मुझे जब सब्जेक्ट से पढ़ रहा था उसमें, तो जब आंसर अपने पिछले वाले जो सिविल सर्विस के सोशियोलॉजी वाले टॉपर उनके आंसर देखा तो कई सारे कोटेशन, तो मैं भी सारे कोटेशन याद करने लग गया था. तो वो सारी चीजें मैं देख लिया नेट में कि उसमें भी कोटेशन पूछ रहा है, उसमें भी कौन थिंकर बोला है. तो हम की पॉइंट याद कर लिए. तो काफी ज्यादा मुझे रिलेटिवली लगा कि ऑब्जेक्टिव, जब पहले सब्जेक्टिव पढ़ा फिर ऑब्जेक्टिव, फिर उसको सब्जेक्टिव में जब अप्लाई कर रहे थे तो वो थिंकर बेस का आंसर मेरा अच्छा बन रहा था. और थिंकर वे से पर्सपेक्टिव का सोचना भी मेरा यूजीसी नेट से ही हुआ है. सबसे डिफिकल्ट क्या था आपके लिए? सबसे ज्यादा मैम डिफिकल्ट मुझे थिंकर का नेम याद करना सबसे ज्यादा. दैट मींस यूनिट 1 में और जो बाकी अलग-अलग हिडन, वो तो 26 थिंकर याद हो जाते हैं, वो याद हो गए, उनको ज्यादा डीपली पढ़ लिया. लेकिन ये एक्स्ट्रा वाले मुझे याद ही नहीं हो पाते मैम, क्योंकि एक तो टेक्निकल बैकग्राउंड, मैं सोचता हूँ कि कोई चीज कॉन्सेप्ट क्लियर बताए ना, उसको बस क्या
करना है एक स्टडी, यहाँ पे तो कोई आ रहा है थिंकर, उसका फिर अलग से उसका पर्सपेक्टिव समझना वो ज्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए हो गया था। क्रिटिसिज्म्स को यस समझना मैम, हाँ ये भी एक अच्छा है कि सोशियोलॉजी पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं मेरा माइंडसेट क्रिटिकल ज्यादा हो गया था। एक बार मैं जब इसको अप्लाई करने लगा लोगों के बीच में, सोसाइटी में, तो लग रहा था कि ये ज्यादा नेगेटिव है, ये क्रिटिकल वाले जैसे कार्ल मार्क्स हो गया, उसका ही मैं जब अप्लाई करने लगा, ये नॉर्मल जिंदगी में तो लगा था काफी डिफिकल्ट है, इसको बुक में ही डाल दो। मैंने बोला था ये कि अप्लाई हमें करना चाहिए, पर इतना भी अप्लाई नहीं करना होता कि हमारी जिंदगी मुश्किल हो जाए। तो मैम उसको मैं साइडलाइन कर दिया, मैं समझ गया वो बुक पर्सपेक्टिव है, ये आपका बी न्यूट्रल अबाउट इट। हम लोगों का जो वो सब्जेक्टिव ट्रेडिशन है ना, उसको ज्यादा फॉलो करेंगे तो लाइफ हमारी भी इजी रहेगी, दूसरों की भी इजी रखेंगे। सो आप अगर किसी एक मंत्रा अपना बताना चाहे लास्ट में कि अगर किसी बच्चे को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो उसको सबसे पहले किस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? मैम सबसे पहले तो मैम सोशियोलॉजी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही वास्ट, इसका सिलेबस भी नेट में जो दिया है। मैं सबसे ज्यादा कहूंगा अगर नेट जेआरएफ अगर निकालना है तो जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 अधिकतर वो निचोड़ है मुझे लगता है, जहाँ तक यूनिट 2 को अगर छोड़ दें तो ये सारा जो अपने 3 से लेकर 10 तक है वो सारा चीज हमारा निचोड़ है, क्योंकि यूनिट 1 हमारा 26 थिंकर आ जाते हैं, जब उनको डेप्थ पढ़ लेते हैं तो वो ज्यादा आसान हो जाता है लास्ट वाले जो 3 to 10 यूनिट है, क्योंकि वो सारा रिलेट हम कर पाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर यूनिट 1 का जो 26 थिंकर है, अगर आप अच्छे से की पॉइंट उनके थिंकर क्या आपका कोट्स है उसका, क्योंकि आज क्रोनोलॉजी भी इसमें चल रहा है, तो क्रोनोलॉजी अभी इसी वाले में मैम ये जून वाले में क्रोनोलॉजी बेस्ड अधिक क्वेश्चन था। तो अगर आप पहले 26 थिंकर अच्छे से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका एक बेस भी मजबूत हो जाएगा और 40% 35% मुझे लगता है कि वहीं से कवर हो पाएगा। तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। सो ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी है। सो दिस इज इट। यहाँ पे ऋषभ की जो जर्नी है एक टेक्निकल बैकग्राउंड से ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट करने में मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी। तो ट्रस्ट मी, आई हैव रिक्वेस्टेड ऋषभ टू कम हेयर टू शेयर हिज स्टोरी, ताकि यहाँ पे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं जो अलग बैकग्राउंड से आते हैं उनको भी पता लगे कि येस वी कैन गिव यूजीसी नेट इन सोशियोलॉजी। ठीक है, येस मास्टर्स करेंगे तो यू विल बी एलिजिबल टू टीच एज वेल। ठीक है, जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड में 4 ईयर ग्रेजुएशन से नहीं हो पाता है। बट येस उससे आप और भी अपने यहाँ पे रास्ते खोलते हैं। अगर आप किसी मास्टर्स करके आप गेट के एग्जाम के लिए भी जाते हो तो यू कैन गेट इनटू पीएसयूज एज वेल। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक वाइड ओपन हॉराइजन था जो ऋषभ ने अपने लिए खोला। सो थैंक यू सो मच ऋषभ फॉर कमिंग हियर, एंड बहुत ही मुझे इंस्पायरिंग फील हुआ, ट्रस्ट मी, बिकॉज एक बिल्कुल टोटल कंप्लीट बैकग्राउंड से आना एंड देन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा स्कोर कर लेना वॉज कमेंडेबल, जो मैंने आपको पहले भी कहा था। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट, एंड आई रियली विश कि आप आगे जा करके अपना यूपीएससी एंड साथ में होपफुली आप पीएचडी भी करें तो आप पूरा एक अच्छा सा नाम अपने पास रखेंगे। थैंक यू मैम वेरी मच। थैंक यू ऋषभ, थैंक यू।